हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। ये रहेगा लेक्चर नंबर 3। अभी हमारा चल रहा है यूपीएससी के लिए साइंस एंड टेक का जो डिटेल्ड में प्रीलिम्स और मेंस के लिए होता है उसका डिस्कशन। इससे पहले का सेकंड लेक्चर में हमने पूरा बायोटेक्नोलॉजी कर लिया था। उसके टाइप्स तो याद रखना, कौन सी येलो बायोटेक्नोलॉजी होती है, वॉयलेट वाली कौन सी होती है। कमेंट बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चन है, वॉयलेट बायोटेक्नोलॉजी, जो लोग सीरियस देख रहे हैं आंसर बताना, वॉयलेट बायोटेक्नोलॉजी और रेड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, वॉयलेट और रेड बायोटेक्नोलॉजी जो है वो किससे रिलेटेड है, वो आपका क्वेश्चन है। नाउ रिमेनिंग चैप्टर को कर लेते हैं। रिमेनिंग चैप्टर हम कर रहे थे रिसेंट डेवलपमेंट, राइट। रिसेंट डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ह्यूमन का जीनोम प्रोजेक्ट। ये क्या है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले अगर आपको चाहिए पूरी कंप्लीट पीडीएफ तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो गूगल पे, फ़ोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, राइट। उसके साथ साथ आप पीआर पब्लिकेशन के दूसरे यूपीएससी के लिए पेड प्लान्स ज्वाइन कर सकते हैं। गिवन नंबर पर ये भी ज्वाइन करने के लिए आप गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ भी आप पेमेंट मेथड सभी अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद हम आपको अपने प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे जहाँ पर सभी मटेरियल आप एक्सेस कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और यूपीएससी का सीसेट वीडियो लेक्चर, राइट। ये मेरे ही द्वारा फ्रेम किया गया है तो आप इसको भी ले सकते हैं। तो चलिए, उससे पहले पीआर पब्लिकेशन आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। सर्च बॉक्स में टाइप करना है पीआर पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पर डेली के बेसिस पर आपको यूपीएससी मेंस क्वेश्चन की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है, वो भी फ्री में। तो आप इस फ्री ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। आंसर राइटिंग जो हैंड रिटन होता है, मॉडल आंसर कैसे लिखते हैं, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों इसी में आपको भेज दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ह्यूमन का जीनोम प्रोजेक्ट। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स में कि विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन बिलो, गिवन बिलो। तो पूरा प्रोजेक्ट है क्या, उसका नाम बता देता हूं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइट। ठीक है, तो HGPW, कभी कभी पूरा नहीं लिखेंगे, HGPW वो लिख लेंगे और इसके बारे में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। इसमें बहुत सिंपल है। इसमें क्या होगा एक्चुअल में, इसका क्यों बनाया गया है, देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे। इसमें क्या होता है ना, ह्यूमन को जो मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया या दूसरी बीमारियां होती हैं, तो उससे सिंपल सी बात है वो क्यों होती हैं, हमारे जीन्स में प्रॉब्लम होती है, हमारे डीएनए में कुछ ऐसा वायरस होगा या बैक्टीरिया होगा या बाहर से आया होगा या हमारे पेरेंट्स से मिला होगा, उसके वजह से हमें ये बीमारियां होती हैं। सिंपल सी बात है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यही है। इसमें हम क्या करते हैं, जीन्स का एक सीक्वेंस प्रिपेयर करते हैं, मतलब डीएनए का एक सीक्वेंस प्रिपेयर करते हैं। उस डीएनए के जो सीक्वेंस में जो स्पेसेस होते हैं उसको पूरा मॉनिटर किया जाता है और एक टू राइट और बिल्ड एन आर्टिफिशियल जीनोम विथ सोफिस्टिकेटेड बायो इंजीनियरिंग टूल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ऐसा डीएनए या ऐसा जीन्स बनाते हैं जो हमें आगे आने वाली हमारी जनरेशन को जो है बीमारियां जो है वो लगने नहीं देगा, राइट। तो उसी को कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। समझ में आ गया। तो एक तरह से सिंपल भाषा में ये समझाऊं कि मानव इतना ज़्यादा चालाक है, ह्यूमन इतना ज़्यादा चालाक है, ह्यूमन इतना ज़्यादा सेल्फिश है कि वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो हम अपने फ़ायदे के लिए, हमें आगे आने वाली हमारी जो जनरेशन है उनको बीमारियां ना हो, आगे ऐसे बच्चे पैदा होंगे ना, सोच नहीं सकते हो आप 2050 के बाद कि उनको कुछ बीमारी ही नहीं हो रही है। सोचो, मतलब नेचुरल जो चीज़ें हैं वो होगी नहीं। अब जो पहले बीमारियां होती थी, कोई लूला लंगड़ा ये पैदा होता था, उसको होगा ही नहीं, क्योंकि मदर के ही उसमें जीन्स में चेंज कर दिया जाएगा और कुछ ऐसे बच्चे प्रोड्यूस किए जाएंगे जिनको कभी बीमारी नहीं होगी। ह्यूमन सोसाइटी एक बहुत अलग बन के रह जाएगी, राइट। तो आई थिंक आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। इसका क्या होता है कि हम डीएनए का एक सिक्वेंस प्रिपेयर करते हैं ताकि आर्टिफिशियली हम ह्यूमन जीनोम बना सकें, और ये पोटेंशियल इसका ये है कि भारत को मदद करेगा। भारत एक, अब बहुत सारे बच्चे, भारत एक पुअर कंट्री है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गए तो रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, रिसोर्सेज कम पड़ेंगे तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी कोविड-19 का तो आप देख ही रहे हैं।
इससे हम नई नई वैक्सीन डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, जैसा अभी कोविड-19 के है। अभी तो हम इतनी टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस नहीं है, तो इसी को कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आई थिंक अब ये आपको समझ में आ चुका होगा क्यों ये प्रोजेक्ट हम इतना यूज़ कर रहे हैं या क्यों इतना ज़्यादा करंट में ये चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए ट्रेडिशनल वे जो है वैक्सीन बनाने का बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग है, मतलब साइंटिस्ट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयाँ होती हैं। इससे बढ़िया हम क्या करेंगे, जिससे बीमारी होती है ना, आपको दवा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस वजह से बीमारी हो रही है, जो जीन है जिसमें पूरा जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उसको ही हम चेंज कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बीमारी हो रही है। और यही प्रोजेक्ट कहलाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइट। आई थिंक अब आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा ये क्या है। नाउ सेकंड प्रीलिम्स के लिए बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, अर्थ जीनोम प्रोजेक्ट। ये क्या है? अर्थ जीनोम प्रोजेक्ट ऐसा है कि हमारे अर्थ को, पृथ्वी को बचाने की बात की जाती है जब भी, तो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अर्थ की बारे में बात कर रहा हूँ, जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका एक ग्रुप बनता है और वो कहते हैं कि यार हमारा एम है कि हम ऐसे ऐसे जीनोम्स बनाएं, और वो उनका पूरा टारगेट है सभी यूकैरियोटिक बायोडाइवर्सिटी में। यूकैरियोटिक बायोडाइवर्सिटी क्या है? यूकैरियोटिक का मतलब होता है जो मल्टी सेलुलर है। अब ऐसा नहीं कि यूनिसेलुलर फंजाई वगैरह इन सब को बचा रहे हैं, एल्गी वगैरह को बचा रहे हैं, ऐसा नहीं। जो मल्टी सेलुलर हैं, चींटी से लेकर हमारी मल्टी सेलुलर है, कैसे पता? हमारा ऑर्गन अलग काम करता है, हाथ की अलग मांसपेशियां हैं, सेल्स से मिलकर टिश्यू बनता है, आप सबको पता है, और हर ऑर्गन अपने बेसिस पर अलग अलग काम करता है। तो दुनिया भर के साइंटिस्टों ने एक ग्रुप बनाया और उनका कहना है कि हम अर्थ को ओवर 10 सालों से ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं, और 10 साल का हम देखो कितना इतना एडवांस हो चुका है, हमारे साइंटिस्ट इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो 10 सालों का क्या हुआ, एक डाटा निकालेंगे जिसमें 1.5 मिलियन अलग अलग स्पीसीज को 3 अलग भागों में, 3 अलग अलग फेजेज में उन्होंने डिवाइड किया है। सोचो, स्पीसीज एक ह्यूमन स्पीसीज अलग है, डॉग की स्पीसीज अलग है, चींटी की, आंट की स्पीसीज अलग है, एंट की, और ऐसे ही बहुत सारे जानवर हैं जिनकी अलग अलग स्पीसीज हैं। तो अब ये साइंटिस्ट क्या करेंगे, इन सभी के डीएनए को मिलके एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने वाले हैं। समझ रहे हो कितना ज़्यादा ये रिवोल्यूशनरी है? आप सोच नहीं सकते हो इसको, कि हर एक जीनस का, हर एक ऑर्डर का, हर एक फैमिली का एक डिजिटल लाइब्रेरी बन जाएगी लाइफ की। तो यही है अर्थ जीनोम प्रोजेक्ट। अब आपको कि इससे हेल्प क्या मिलेगी? मैं कहूँगा सपोज मान के चलो ह्यूमन से रिलेटेड है, ह्यूमन के 10 सालों की पूरी हिस्ट्री डिजिटल लाइब्रेरी में एक पैक है। अब वो लोग टाइप कर रहे हैं मलेरिया, डिजिटल लाइब्रेरी है, उनने सर्च किया मलेरिया और उनको पता चल गया कि एक जो है वायरस है या पर्टिकुलर सपोज मान के चलो क्राइजीन है, क्राइजीन का नाम का एक उस है, उस वजह से क्या हो रहा है, मलेरिया हो रहा है। ठीक है, उस वजह से क्या होता है, मलेरिया हो रहा है। तो अब जैसे ही हम सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा कि उसमें कौन से जीन में चेंज करना है। तो यही है अर्थ जीनोम का प्रोजेक्ट। ठीक है, यही क्या है, अर्थ जीनोम का प्रोजेक्ट है, राइट। चलिए नाउ उसके बाद 3 पेरेंट बेबी, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। 3 पेरेंट बेबी बहुत सिंपल है। एक चीज़ याद रखना, इसमें एक नए ऑफस्प्रिंग मतलब नए बेबी को प्रोड्यूस करना है बाय द जेनेटिक मटेरियल ऑफ 1 मैन। एक आदमी होगा, 2 महिलाएं होंगी, उनके जेनेटिक मटेरियल से ये 3 पेरेंट बेबी बनाया जाएगा। और ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। मैं कहूँगा आपने कौन सी मूवी अक्षय कुमार की बेबी है या कुछ है जिसमें दिलजीत दोसांझ भी है, आप सबको पता है। तो इनवर्टो फर्टिलाइजेशन जो वहाँ पर किया जाता है, वही चीज़ यहाँ पर 3 पेरेंट बेबी की बात की जाती है। ठीक है, ओके। नाउ ये सब चीज़ें हो गई, तो इसी को 3 पेरेंट बेबी कहते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है जीएम मस्टर्ड। मैंने बोला अगर मैं भारत के बारे में बात करूं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है वो अभी सिर्फ है जीएम कॉटन। ब्रिंजल को भी अप्रूवल नहीं दी है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, उसके बारे में भी अभी पढ़ने वाले हैं। तो जीएम मस्टर्ड है क्या? देखो, जीएम मस्टर्ड का पूरा नाम सबसे पहले बता दूं, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 या हाइब्रिड 11 है। ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब इसमें जीन में भी मॉडिफाई कर रहे हैं और हाइब्रिड भी करवाया जा रहा है। ठीक है, हाइब्रिड भी कराया जा रहा है। तो आप कहोगे ठीक है यार, हाइब्रिड
करवाया जाता है। हाइब्रिड का मतलब होता है एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से क्रॉस ब्रीड कराना, ये हाइब्रिड होता है। ठीक है, मैं कहूँगा इससे पहले लेक्चर में आप सबको पता था ना, मैंने घोड़े वाला और खच्चर वाला एक एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, घोड़े और खच्चर का एक एग्जाम्पल दिया था, वही यहाँ पर देखने को मिल जाता है। राइट, चलिए, तो धारा जीएम मस्टर्ड है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 इसको बोलते हैं। इसमें टू बाय क्रॉसिंग टू जेनेटिकली डाइवर्स प्लांट फ्रॉम द सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के दो अलग प्लांट को हाइब्रिड करवाया जाता है, उसी को जीएम मस्टर्ड कहते हैं। अब एक और चीज़ प्रीलिम्स के लिए याद रखना कि नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। ठीक है, मस्टर्ड में, जैसे कॉटन में, मेज में, टमाटर में, ये तो क्या करते हैं, इनमें सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन होती है। बट यहाँ पर मस्टर्ड की जब भी मैं बारे में बात करता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है नेचुरली, प्राकृतिक तरीके से, तो इसलिए हाइब्रिड करवाना पड़ता है, तभी इसके पीछे हाइब्रिड नाम दिया गया। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज इट्स फ्लावर कंटेन बोथ द फीमेल, जो मस्टर्ड का फ्लावर है वो फीमेल भी कंटेन कर रहा है, मेल भी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेकिंग द प्लांट नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग, तो वो सेल्फ पॉलिनेट कर लेता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेट कर लेता है, इसलिए हाइब्रिड करवाना पड़ता है ताकि हमें डिजायर्ड जो हम चाहते हैं वो करेक्टर मिल पाए, डिजायर्ड करेक्टर हमें मिल पाए। राइट, जीएम मस्टर्ड की जो हाइब्रिड है क्लेम्ड 20 से 30% जो हम बनाते हैं वो ज़्यादा यील्ड देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो यूज़ कर रहे हैं वो है वरुण। क्या है? वरुण। नाम याद रखना, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है वरुण किससे है। वरुण एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है। ठीक है, तो यही है। और इसको डेवलप किया है जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जीन थेरेपी की। जीन थेरेपी को समझना बहुत सिंपल है। आप सिंपल सी बात कह सकते हो, जीन थेरेपी, नाम से लग रहा है जीन की थेरेपी करना। मतलब जीन थेरेपी इज डिजाइन टू इंट्रोड्यूस जेनेटिक मटेरियल इनटू सेल्स टू कंपनसेट फॉर एबनॉर्मल जीन्स और टू मेक बेनिफिशियल प्रोटीन। बहुत सिंपल है, वही है यार, जो जीन होता है ना, कोई खराब जीन है, बैड जीन है, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, उसको हटा के एक अच्छा गुड जीन उसमें डाल देना। तो वही होता है कि एक जेनेटिक मटेरियल को एक अच्छे से एबनॉर्मल जीन को बेनिफिशियल प्रोटीन बना सकें। इससे हम अलग अलग बीमारियां सही कर सकते हैं, हीमोफीलिया, फाइब्रोसिस, मस्कुलर डायस्ट्रोफिया, सिकल सेल एनीमिया, लार्ज बीटा सेल लिम्फोमा, एक्स्ट्रा, इन सबको सेल कर सकते हैं जीन थेरेपी की वजह से। तो जो अभी तक हम बात करते आए हैं कि जीन में इतनी इतनी दिक्कतें हैं, तो वही को जीन थेरेपी कहलाता है। सबसे अच्छी मुझे टेक्नोलॉजी लगती है स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी बहुत सिंपल है यार, एबिलिटी टू बिल्ड एवरी टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में ना कोई भी टिश्यू है तो स्टेम में क्या होता है, एक छोटा सा वो लिया जाता है और पूरा ऑर्गन बना दिया जाता है। ठीक है, किसी एक जीन का एक हल्का सा जेनेटिक मटेरियल लेंगे, उसकी हेल्प से पूरा ऑर्गन ही डेवलप कर दिया जाता है। ठीक है, तो स्टेम सेल थेरेपी में क्या होता है कि इसमें हर मानव शरीर का हर एक टिश्यू को डेवलप किया जा सकता है। तो ये भारत में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इसके पोटेंशियल देखने को मिलेंगे। जनरली ये दो टाइप के होते हैं। अब ये प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो जनरली दो टाइप के होते हैं। एक है प्लूरीपोटेंट, एक है मल्टीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट क्या होता है, दे हैव द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू सेल्स ऑल सेल टाइप्स इन द बॉडी, while multipotent stem cell can become only cell of a particular germ line or only cells of a particular tissue। मल्टीपोटेंट में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर सेल का ही पर्टिकुलर टिश्यू वो डेवलप करेगा। ठीक है, बट यहाँ पर प्लूरीपोटेंट में क्या होता है, दे हैव द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू सेल्स टाइप्स इन द बॉडी ऑफ, मतलब अलग अलग टाइप की हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्लूरीपोटेंट में। मल्टीपोटेंट में पर्टिकुलर सेल को ही हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसी के बेसिस पे उस ऑर्गन को डेवलप करते हैं। तो ये भी पूछा आपसे जा सकता है। चलिए अब जो बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, या हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। आप कहते हैं ना कभी कभी सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन कौन सी स्कीम पूछी जाती है, सर वो बता दीजिए। स्कीम और कुछ नहीं होती है यार, बायोटेक्नोलॉजी में यही चीज़ें चलती हैं। तो सबसे पहले स्कीम है नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, 2015 से 2020 तक चालू है ये। और इसको पहले अनाउंस किया गया था 2007 में। ठीक है, इसको पहले कब अनाउंस किया था, 2007 में। तो इसका पूरा एम यही है कि यार बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने लिए यूज़फुल, मानव, मैंने बोला मानव बहुत चालाक है, मानव बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, अपने बेसिस पे मानव क्या करेगा,
अपनी किसी भी हद तक जा सकता है अपने फ़ायदे के लिए। तो पहले इसको डीबीटी बोला गया था 2007 में, फिर उसको थोड़ा सा उस पर चेंज किया गया, उसको दोबारा एनबीडीएस लॉन्च किया गया 2015 में, ताकि भारत को बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकें। मतलब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम दवाइयाँ बना रहे हैं, हम ऐसे प्लांट्स बना रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, हम ऐसे पौधे बना रहे हैं जो बारिश की ज़रूरत ही नहीं है, पानी की ज़रूरत ही नहीं है, वो हम उसको नीचे आग लगा रहे हैं फिर भी वो जो है बहुत अच्छे से सेब दे रहे हैं, केले, अंगूर, अमरूद ये दे रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का ये पूरा टारगेट इसी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के अंदर आता है। अब कभी भी मेंस के बारे में, ये प्रीलिम्स के बारे में आएगा अगर डिटेल में, मेंस में सिर्फ आपको ये नाम लिखना याद होगा बस, NBDS 2015 आप लिख दोगे तो मोर देन इनफ है कि बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत सरकार कौन सा काम कर रही है, NBDS वाला काम, राइट। चलिए, मिशन में जो प्रीलिम्स के लिए आपको पॉइंट याद रखना है, ये इम्प्लीमेंट करने वाली है बीराक। बीराक बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, और इस मिशन में कुछ 1500 करोड़ तक भारत सरकार स्पेंड करेगी, जिसका 50% तक, ठीक है, 5 सालों के लिए खर्च करेगी, विथ 50% कॉस्ट फॉर प्रोग्राम कमिंग द वर्ल्ड बैंक लोन। और वर्ल्ड बैंक भी, तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा क्या इसमें IMF 50% हिस्सा दे रही है जो इन्वेस्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी हम कर रहे हैं, तो आंसर होगा गलत, आंसर होगा वर्ल्ड बैंक के लोन से हम आधा 50% जो इन्वेस्टमेंट है वो करने वाले हैं, राइट। तो आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा, इसका पूरा मेन काम यही है कि लोगों को स्किल देना ताकि वो भी दवा बना सकें, साइंटिफिक स्टडीज़ करवाना, न्यूट्रिशनल इनोवेशन करना, क्योंकि अभी देखिए भारत में मेल न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी है, महिलाओं को प्रॉपर पोषण नहीं मिल पा रहा, तो नर्चरिंग इनोवेशन, ट्रांसलेशनल कैपेसिटी एंटरप्रेन्योरशिप। अब नर्चरिंग इनोवेशन किस में, न्यूट्रिशन में। इनोवेशन कैसा होगा, कल हमने पढ़ा था ना गोल्डन राइस, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए गोल्डन जो राइस है उसमें कौन सा विटामिन, एक तो विटामिन ए बढ़ाया जा रहा है, एक और कैरोटीन बढ़ाया जा रहा है, वो कैरोटीन का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरा, इसकी हेल्प से भारत जो है अचीव कर सकता है 100 बिलियन 2025 तक का, ताकि इतने बायो मैन्युफैक्चरिंग हम बता देगा हम। और इसके काम कहाँ कहाँ होंगे, देखो हेल्थ केयर में, फूड में, न्यूट्रिशन में, जो अभी मैं बात कर रहा था ना, पोषण नहीं मिल पा रहा तो वो न्यूट्रिशन में काम करेगा, क्लीन एनर्जी में काम करेगा। क्लीन एनर्जी कैसे, कल मैंने बताया था बायोडीजल, जो जटोरफा होता है ना, जटोरफा का जो पौधा होता है वो उसके साथ मिला जा रहा है डीजल के साथ, ताकि एक क्लीन, मतलब उतना ज़्यादा अगर पॉल्यूशन हो, अगर सल्फर डाइऑक्साइड भी एमिट हो रही है तो उतनी ना हो, राइट। चलिए, आई थिंक आपकी पहली गवर्नमेंट की स्कीम मैं करवा चुका हूँ, इसमें 2015, सबसे पहले 2007 याद रखो, फिर 2015 में इसको दोबारा किया गया था, और इसमें वर्ल्ड बैंक की सहायता से 1500 करोड़ रुपए का आधा पैसा वर्ल्ड बैंक की लोन की सहायता से होगा। 2025 तक एम है $100 बिलियन हम इससे रेज कर सकते हैं, राइट, या बना सकते हैं अपने, तो ये अचीव कर सकते हैं, राइट। चलिए, अब दूसरा जो है वो है नेशनल बायोफार्म मिशन, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इस बार 2021 में या 2022 में यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछ दे बेस्ड ऑन नेशनल बायोफार्म मिशन, सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे पहले ये किसके, इंडस्ट्री, आप इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, ये इंडस्ट्री और एकेडमिया कोलैबोरेशन है। मतलब बहुत सारी कंपनीज प्लस एकेडमिया का मतलब जानते हो, बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी काम करती है ना इनमें, आईसर वगैरह, IIT बॉम्बे, ये सब, ये दोनों मिलके काम करेंगे इसमें। वर्ल्ड बैंक असिस्ट कर रही है, इसमें भी वर्ल्ड बैंक असिस्ट कर रही है I3 प्रोग्राम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनोवेटिव इन इंडिया। I3 प्रोग्राम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये बायोफार्म से रिलेटेड है। इसमें हम क्या करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर रहे हैं, और हम ये ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहे हैं कि भारत में ही इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खुले। नई हम बायोफार्म है तो सिंपल सी बात है, मेडिसिन के क्षेत्र में या आप कह सकते हो रेड बायोटेक्नोलॉजी में काम किया जाएगा। जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर है रेड बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिनल फील्ड के लिए होती है, राइट। चलिए, इसमें नई वैक्सीन डेवलप की जाएगी, बायोथेरेपेटिक्स, डायग्नोस्टिक बीमारियों का इलाज देखा जाएगा, मेडिकल डिवाइसेज बनाए जाएंगे, और एकेडमिया जो अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटी हैं, मिल के काम करेगी। डिलीवरी 6 to 10 नए प्रोडक्ट की बात की गई है कि अगले 5 सालों में हम 10 ऐसे नए प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि मानव जाति को बहुत ज़्यादा
उनकी लाइफ ईजी कर देगा। मतलब बहुत बार ऐसे लोग होते हैं ना, आप तो नॉर्मल लोग हैं, आपको कोई बीमारी नहीं होती, आपको या तो फीवर हो रहा है या कल सर दर्द हो रहा है, वो कोई बड़ी बीमारी नहीं है। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज नहीं है, वो नेशनल बायोफार्मा मिशन में इतनी बड़ी रिसर्च चल रही है जिसमें वर्ल्ड बैंक भी असिस्ट कर रहा है। जैसे बीमारियों के नाम, कैंसर, डेंगू, HBV, डायबिटिक, ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक, ये सब चीज़ें होंगी। अब आज का स्टार ऑफ द इवनिंग मैं जिसे मानता हूँ, जिसे ये समझता हूँ कि आपसे बहुत हद तक इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछने को बोलेगा। सबसे पहले ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि ये कमेटी एज ए स्टैच्यूटरी, मतलब इसमें लीगल बैकिंग की बात की गई है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जब कोई कानून पास करना होता ना, पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में, या राज्यसभा में फिर लोकसभा में, फिर प्रेसिडेंट के पास साइन होके, मतलब कोई बिल लाया जाता है वो फिर एक्ट बन जाता है। कोई बिल लाया जाएगा वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। और इसी के बारे में बात करते हैं, इसी को स्टैच्यूटरी बॉडी कहते हैं। मतलब जो एक्ट है, मतलब जिसके पीछे कानूनी बैकिंग है, तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी की तरह फंक्शन करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के अंदर आती है। और ये जनरली कौन से, कभी कभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हजार्डस होते हैं ना, उनको अप्रूवल देखने की बात करती है। कभी कभी होता ना कि हम किसी ऑर्गेनिज्म से दवाइयाँ बना रहे हैं तो उसकी अप्रूवल GEAC ही देता है। और कौन से रूल्स के बेसिस पर, रूल्स ऑफ 1989, यही कमेटी अप्रूवल देती है जेनेटिकली इंजीनियरिंग। अगर मैं बोलूँगा जेनेटिकली मॉडिफाइड GM कॉटन को, अगर BT कॉटन जिसे बोलते हैं, क्योंकि वो टॉक्सिन रिलीज करता है। BT कॉटन क्यों कहते हैं वो बताया था। BT कॉटन अगर अप्रूवल मिली होगी, किसने दी होगी, GAC। BT ब्रिंजल को डिसअप्रूव किया होगा कि यार ये सही नहीं है, इसको अप्रूवल नहीं मिलनी चाहिए, तो डिसअप्रूव किसने किया होगा, GAC ने, राइट। दूसरा, ये अप्रूवल ऑफ प्रपोजल इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉलिंग इन द रिस्क कैटेगरी 3rd। अब कभी कभी क्या होता है, चाइना जैसे देश जो सिर्फ अपने त्वचा को अच्छा करने के लिए, हम सुंदर दिखें, इसके लिए वो बहुत सारे जानवरों को मार देता है। अभी हाल में ही एक जानवर है पेंगोलिन। पेंगोलिन साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में है और शेड्यूल 1 में भी है, वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है। पेंगोलिन जैसे, तो मतलब इनमें भी कोई चीज़ मॉडिफाई कर रहे हैं तो इसकी भी अप्रूवल कौन देता है, GEAC ही देता है। तो ओवरऑल आप समझ सकते हो, करता धरता GEAC है। आप कहोगे सर और क्या पूछा जाएगा, मैं कहूँगा और ये पूछा जाएगा कि अगर GEC मीटिंग करना चाहता है तो इसके 1/3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। ये पॉइंट है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। दूसरा, द मेंबर ऑफ GEAC विल बी रिक्वायर्ड टू साइन ए स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। हर एक GEAC मेंबर को स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन करना पड़ता है, एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एज पर इंक्लोज्ड परफॉर्मा। ये चीज़ याद रखना। GEAC मेंबर को एक शपथ, जैसे होता है ना, एक शपथ लेनी पड़ती है, तो वहीं पर इनको एक डॉक्यूमेंट मिलता है। अगर आप GEAC कमेटी के मेंबर बन जाते हैं फ्यूचर में, क्योंकि जनरली सिविल सर्वेंट ही बनते हैं, तो उनको एक शपथ दिलवाई जाती है कि आप बताओ क्या आप किसी के दबाव में आके काम नहीं करोगे, आप इंडिपेंडेंस होके काम करोगे, ऐसा आपको साइन करना पड़ेगा। दूसरा, आपने जिस पर रिसर्च की है उसको कॉन्फिडेंशियल रखोगे, आप किसी को बताओगे नहीं, चाहे आपकी बीवी ही क्यों ना हो, राइट। ये चलिए मजाक का पात्र हो गया, पर समझ गए आप। कमेटी शैल फंक्शन फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन with the approval of chairman GEAC. If required, representative of other ministries, other expert may be invited as special invitee, भी अलग मिनिस्टर को इनवाइट किया जा सकता है, राइट। ओके, तो बधाई हो आपको, चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हो आप लोग। चैप्टर 2 होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग का। और ख़ास बात अगर मैं बताऊं आपको, एक अच्छी बात, 2019 का UPSC मेंस में डायरेक्ट और UPSC 2020 में डायरेक्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग पर क्वेश्चन आया है, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बताऊंगा क्या होती है, जीन क्लोनिंग क्या होगा, एक अब जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, अब थोड़ा इसको हम एडवांस लेवल पर जाएंगे। सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र ये क्या होता है, आर्टिफिशियल ये क्या होता है, जीन साइलेंसिंग क्या होता है, CRISPR-Cas9 सर्च करके देख लो अगर UPSC ने ये ना पूछा हो तो। डायरेक्टली CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी पूछी गई है और ये हम अपने आंसर राइटिंग में भी कर चुके हैं,
ठीक है, इसको डिटेल में जानेंगे, जितना आपको जानना चाहिए वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन 3 पेरेंट बेबीज जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से बनती हैं। पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जीन थेरेपी समझाऊंगा, ठीक है, इनवर्ट्रो फर्टिलाइजेशन समझाऊंगा, फिर जो स्टेम सेल की बात कर रहा था इसको भी डिस्कस करेंगे, फिर बायोटेक्नोलॉजी के तो पूरा कंप्लीट हो ही जाता है, फिर 2 चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी में कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी। सोचो कितना जल्दी जल्दी हम कोर्स खत्म करेंगे इसका। तो बायोटेक्नोलॉजी एक बार मैं ये करा दूंगा, फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी। डिफेंस टेक्नोलॉजी में आपको तो मजा ही आ जाएगा कि डिफेंस टेक्नोलॉजी भारत में किस तरह से शुरू हुई, एक्चुअल में एनिशियंट पीरियड से लेके अस्त्र से लेके शस्त्र तक पूरा पढ़ाऊंगा कंप्लीट। बस सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने व्हाट्सएप में, टेलीग्राम के एक प्राइवेट ग्रुप में शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हम भी उसी तरह क्वालिटी कंटेंट आपको दे पाएंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। बट उससे पहले अगर आपको चाहते हैं ये PDF लेना तो लिंक डिस्क्रिप्शन से परचेज कर सकते हैं, डायरेक्टली PDF आपकी ईमेल ID में आ जाएगा। बाकी PR पब्लिकेशन के UPSC के पेड प्लान्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।